आज हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के बारे में। आज हमें किसके बारे में पढ़ना है? वैद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ना है। हम जानेंगे वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है और वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। सबसे पहला पॉइंट हमारा है वैद्युत द्विध्रुव। देखिए वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। वैद्युत द्विध्रुव में दो ध्रुव होते हैं। वैद्युत द्विध्रुव में कितने ध्रुव होते हैं? दो ध्रुव होते हैं और वो ध्रुव बनते हैं दो आवेशों से। किससे मिलकर बने होते हैं? दो आवेशों से मिलकर बने होते हैं। दोनों आवेशों का जो मान होगा वो बराबर होगा और दोनों आवेशों की जो प्रकृति होगी वो विपरीत होगी। मतलब क्या है इस बात का? इस बात का ये मतलब है कि जो भी वैद्युत द्विध्रुव होगा उसमें दो आवेश होंगे, दोनों का मान होगा बराबर। दोनों का जो मान होगा वो क्या होगा? बराबर होगा। यहाँ पे अगर ये Q है, यहाँ पे अगर ये Q है तो ये वाला भी कितना होना चाहिए? Q होना चाहिए। ठीक है, बस इनकी जो प्रकृति है वो कैसी होनी चाहिए? विपरीत। अगर ये -Q है तो ये कैसा होना चाहिए? +Q। तो इस निकाय को बोला जाएगा वैद्युत द्विध्रुव। इस निकाय को क्या बोला जाएगा? वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा क्या होती है? एक ऐसा निकाय वैद्युत द्विध्रुव होता है जिसमें दो आवेश होते हैं, दोनों का आवेशों का जो परिमाण होता है वो होता है बराबर, लेकिन उनकी जो प्रकृति होती है वो क्या होती है? विपरीत होती है। ऐसा निकाय क्या बोला जाएगा? वैद्युत द्विध्रुव बोला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी दूरी वैद्युत द्विध्रुव से मापी जाएगी। यहां से बोल दिया जाए इस द्विध्रुव से इतनी दूरी पर ये बिंदु है, इस द्विध्रुव से इतनी दूरी पर ये बिंदु है, तो वो जो बिंदु होगा उस बिंदु के बीच की जो दूरी मापी जाएगी वो द्विध्रुव के मध्य बिंदु से मापी जाएगी। वो दूरी ना तो यहां से मापी जाएगी ना तो यहां से मापी जाएगी। वो दूरी हमेशा कहां से मापी जाएगी? इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से वो दूरी मापी जाएगी। अगर हमने मान लिया इसका मध्य बिंदु ये है और मध्य बिंदु को हमने O से लिख दिया है, तो इधर वाली दूरी हमने मान लिया इसके मध्य बिंदु से +Q आवेश के बीच की दूरी L है, तो इधर वाली भी दूरी क्या हो जाएगी? L हो जाएगी। अगर हम इन आवेशों के दोनों आवेशों के बीच की दूरी निकालेंगे तो इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? 2L हो जाएगी। इस निकाय को बोला जाएगा वैद्युत द्विध्रुव। इस निकाय को क्या बोला जाएगा? इस निकाय को बोला जाएगा वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा लिखेंगे, किसकी परिभाषा लिखेंगे? वैद्युत द्विध्रुव की अगर हम परिभाषा लिखेंगे तो इसकी परिभाषा हो जाएगी यहाँ पे ऐसा निकाय जिसमें दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अत्यल्प दूरी पर रखे होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। सेकंड पॉइंट इसमें हमें पढ़ना है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अगला पॉइंट हमें क्या क्या पढ़ना है यहाँ पे? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। हमें किसके बारे में पढ़ना है? हमें पढ़ना है वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण के बारे में। तो हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ेंगे यहाँ पे। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले तो हमें वैद्युत द्विध्रुव के बारे में पता हो। सबसे पहले किसके बारे में पता हो? वैद्युत द्विध्रुव के बारे में। ये हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव। अगर इस वैद्युत द्विध्रुव का अगर हम आघूर्ण निकालें, इस वैद्युत द्विध्रुव का क्या निकालें? हम आघूर्ण निकालें। तो इसका आघूर्ण क्या होता है? पहले तो ये पता हो कि हम आघूर्ण को प्रदर्शित किससे करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण को हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल p से। वैद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण होता है उसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल p से। होता क्या है, जो द्विध्रुव के दोनों आवेश होते हैं उन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण ले लो। परिमाण का मतलब है उन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का मान ले लो। ठीक है, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी ले लो। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो है 2L। इसका इसमें गुणा कर दो।
इसका इसमें क्या कर दो, गुणा कर दो, तो ये बोला जाएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये क्या बोला जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अगर इसकी परिभाषा लिखेंगे हम, किसी वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण और उन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है उसका गुणनफल क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम प्रदर्शित करते हैं P से। इसकी यहाँ पे परिभाषा लिख देंगे, वैद्युत द्विध्रुव के द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण, किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसे स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे प्रदर्शित करते हैं स्मॉल p से। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। अब अगर हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र लिखेंगे तो क्या रहेगा, यहां पे लिखेंगे अर्थात वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर हो जाएगा Q इंटू 2L। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या रहेगा, Q इंटू 2L। यहाँ पे अब इसके बारे में थोड़ी चीजें और लिखेंगे कि इसका मात्रक क्या है, विमीय सूत्र क्या है और ये कैसी राशि है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट लिखेंगे, यह एक सदिश राशि है, या पहले इसका मात्रक लिखेंगे। इसका मात्रक होता है कूलाम मीटर। इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम मीटर। Q का मात्रक क्या है, कूलाम, और L का मात्रक क्या है, मीटर। तो इसका जो मात्रक होगा वो होगा, इसका मात्रक कूलाम मीटर है, कूलाम मीटर है, तथा विमीय सूत्र LAT है, LAT है। कहां से आया इसका मात्रक और विमीय सूत्र, मात्रक तो यहां से आ गया, विमीय सूत्र भी यहीं से आया, कूलाम और इंटू क्या रहेगा, मीटर। विमीय सूत्र कैसे आया, Q जो है इसका विमीय सूत्र होता है AT और L जो है इसका विमीय सूत्र क्या L है। तो यहाँ पे इसका विमीय सूत्र क्या रहा है, LAT। यह एक सदिश राशि। अगर हमसे पूछा जाए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है, तो ये लिख देंगे, यह एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। इसकी दिशा, अगर ये एक सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी किसी तरफ होगी, तो यही लिख देंगे यहाँ पे, इसकी दिशा धनावेश की ओर होती है, धनावेश की ओर होती है। इसकी जो दिशा होती है वो किधर होती है, इसकी दिशा धनावेश की ओर होती है। ये पॉइंट हो गया है। अब यहाँ पे हमें इसकी अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कौन सी स्थिति में निकालेंगे, लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी स्थिति के लिए लिखेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
अक्षीय स्थिति में लिखने के बाद हम निरक्षीय स्थिति वाला करेंगे, ठीक है। तो जब हम अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता निकालेंगे तो सबसे पहले हमें वैद्युत द्विध्रुव एक बनाना होगा। सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा? सबसे पहले हमें बनाना होगा एक वैद्युत द्विध्रुव। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या बनाएंगे? हम वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। और वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो आवेश होंगे। कितने आवेश होंगे? दो आवेश होंगे। एक प्लस आवेश होगा, एक क्या होगा? माइनस आवेश होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ये हमने मान लिया है, ये है माइनस आवेश, माइनस क्यू, और यहाँ पे है ये प्लस क्यू। एक माइनस क्यू आवेश है, कौन सा है? प्लस क्यू आवेश है। इसका यहाँ पे मध्य बिंदु मान लेंगे, और मध्य बिंदु हम प्रदर्शित करते हैं U से। मध्य बिंदु को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? U से। और वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से इधर वाले आवेश के बीच की दूरी कितनी होती है? L। और इधर वाले आवेश की दूरी कितनी होती है? L। पूरी दूरी अगर निकालेंगे तो वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की जो टोटल दूरी होती है, वो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? टोटल दूरी जो होती है हो जाएगी 2L। अब इसके मध्य बिंदु से हमें अक्षीय स्थिति में, हम अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता निकालेंगे। तो अक्षीय क्या है, निरक्षीय क्या है, ये समझना है। देखो इधर, क्योंकि अगला डेरिवेशन हम निरक्षीय वाला करेंगे। तो अक्षीय स्थिति ये होती है कि इसकी ये जो यहाँ पे है, यहाँ पे इसकी सीध में ऐसे चले जाओ, इधर चले जाओ, चाहे इधर जाओ चाहे इधर आओ, ये सीधी रेखा जो होती है, ये पूरी रेखा जो आएगी वो अक्षीय स्थिति आएगी। निरक्षीय स्थिति क्या हो जाएगी? इसके अगर लंबवत निकालेंगे, द्विध्रुव की जो ये रेखा है, इसके अगर लंबवत निकालेंगे तो हो जाएगी निरक्षीय स्थिति। तो पहले हम कर रहे हैं अक्षीय स्थिति वाला। पहले हम कौन सी स्थिति वाला कर रहे हैं? अक्षीय स्थिति वाला। तो यहाँ पे इसका मध्य बिंदु मान लिया हमने, और इसके मध्य बिंदु O से, यहां से इसके मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति में, कौन सी स्थिति में? अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु है, उस बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहां से हमने मान लिया ये इसका मध्य बिंदु हो जाएगा, यहाँ पे ये इसका मध्य बिंदु है, और इसके मध्य बिंदु से कितनी दूरी पर है ये वाला पॉइंट? यहाँ पे कोई बिंदु है P, यहाँ पे कोई बिंदु क्या है? P है। इस बिंदु P पर हमें क्या ज्ञात करनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो जो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी वो माइनस Q के कारण भी उत्पन्न होगी और प्लस Q के कारण भी उत्पन्न होगी, ठीक है। तो जो माइनस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी वो हम E1 मान लेंगे, और जो प्लस Q के कारण जो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी उसको हम क्या मान लेंगे? उसको मान लेंगे हम E2। उसको क्या मानेंगे? E2। अब हम दिशा निकालेंगे E1 और E2 की दिशा क्या होती है। तो हमने बताया था कि माइनस आवेश की ओर होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और प्लस आवेश से दूर होती है। तो माइनस Q के कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो E1 माना है, और E1 की जो दिशा होगी वो माइनस आवेश की ओर होगी। तो E1 की दिशा किधर हो जाएगी? इधर हो जाएगी। E2 की जो दिशा निकालेंगे वो प्लस के कारण उत्पन्न होगा E2, और इसकी जो दिशा होगी वो प्लस से किधर होगी? दूर। प्लस से दूर होगी, इसका मतलब प्लस से दूर इधर हो जाएगी। यानी कि जो E2 की दिशा होगी, E2 की जो दिशा होगी वो किधर हो जाएगी? E2 की जो दिशा हो जाएगी वो O से P की ओर हो जाएगी, और जो E1 की जो दिशा होगी वो किधर होगी? वो होगी वो क्या नाम? P से O की तरफ। ये हो जाएंगे दो पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम माइनस Q आवेश के बिंदु P के बीच की दूरी, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे बिंदु P पर माइनस Q आवेश के कारण, तो यहां से लेकर के यहां तक के बीच की दूरी पता हो। इस आवेश के कारण जो है यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो हमें इस आवेश से लेकर के इस आवेश के, इस वाले पॉइंट के बीच की दूरी हमें पता हो। तो यहाँ से हम दूरी निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या निकालेंगे? दूरी। तो हमें मालूम है बिंदु P से ये वाली दूरी हमने मान लिया, जो अक्षीय स्थिति है वो मध्य बिंदु O से कितनी दूरी पर है? R दूरी पर है। हमने माना है वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति में बिंदु P पर हमें क्या ज्ञात करनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वो बिंदु द्विध्रुव से कितनी दूरी पर है? R दूरी पर है। तो यहां से लेकर के ये वाली दूरी जो है वो है R। तो अगर यहां से लेकर के ये वाली दूरी निकालेंगे तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? ये R हो जाएगी, ये L हो जाएगी। तो जो टोटल दूरी आएगी वो कितनी हो जाएगी? वो टोटल दूरी हो जाएगी यहां से लेकर के लास्ट तक हो जाएगी R प्लस L। पूरी जो दूरी आएगी वो कितनी हो जाएगी? R प्लस L हो जाएगी। अब अगर इसके कारण जो है यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो यहां से यहां तक के बीच की दूरी हमें पता हो, तो हमें मालूम है ये यहां से यहां तक के बीच की दूरी कितनी है? R है। यहां से यहां तक के बीच की दूरी कितनी है? R है। और इतनी दूरी कितनी है? L है। तो इतनी दूरी निकालेंगे वो कितनी हो जाएगी? ये वाली जो दूरी आएगी प्लस Q आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी, ये हो जाएगी R माइनस L, क्योंकि R में से कितना घट जाएगा? L घट जाएगा। R में से कितना घट जाएगा? R में से
एल जो है वो क्या जाएगा, घट जाएगा। तो ये यहाँ पे लिख देंगे ये मान, बस। अब हम निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कौन से आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर हम निकालेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर हम निकालेंगे बिंदु पी पर टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर क्या निकालेंगे, बिंदु पी पर टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यही लिखेंगे, अतः माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण निकालेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण। और माइनस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो हमने क्या माना, E1। और एक आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने लिखाई थी, फार्मूला क्या निकल के आया था, 1/4πε0 ये हो जाएगा। ई बराबर कितना, E1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0, यहाँ पे Q अपॉन हो जाएगा R²। और माइनस क्यू से बिंदु P तक के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, R प्लस L, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। इसको लिख देंगे समीकरण 1। इसको क्या लिखेंगे, समीकरण 1। ठीक है। अगर हम इसकी दिशा की बात करें तो E1 की जो दिशा है वो किधर से किधर है, E1 की जो दिशा है वो P से O की ओर है। तो इसकी जो दिशा है वो P से किधर है, O की तरफ है। दिशा किधर से किधर है, P से O की तरफ। ये तो हमने माइनस क्यू के कारण निकाली। अब निकालेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कौन से आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण। प्लस क्यू आवेश के कारण जो भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसको हमने क्या माना है, E2 माना है। और E2 बराबर क्या जाएगा, 1/4πε0 Q अपॉन R²। और R क्या हो जाएगा, प्लस क्यू से बिंदु P के बीच की दूरी कितनी है, R माइनस L। तो यहाँ हो जाएगा R माइनस L, और R माइनस L का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। इसको यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 2। अगर इसकी दिशा की बात करें तो इसकी जो दिशा है वो है प्लस आवेश से दूर। इसकी दिशा किधर से किधर है, प्लस आवेश से दूर, यानी कि यहाँ पे E2 की जो दिशा है वो O से P की ओर है। तो यहाँ पे लिख देंगे दिशा जो है वो किधर से हो जाएगी, O से किधर हो जाएगा, P की ओर। ये हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट हमें लिखना है, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक तो E1 के कारण, पहले आवेश के कारण ये आया, दूसरे आवेश के कारण ये आया निकल के। और अब हम किसके कारण लिखेंगे, अब हम लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु P पर क्या लिखेंगे, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहां पे लिखेंगे अतः बिंदु P पर, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु P पर क्या निकालेंगे, बिंदु P पर निकालेंगे परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E लिखेंगे, और E बराबर हो जाएगा E2 माइनस का E1। परिणामी विद्युत क्षेत्र जो बिंदु P पर आएगा वो क्या आएगा, E2 माइनस का E1। अब यहाँ पे E2 माइनस E1 क्यों आया है, E1 प्लस E2 या E2 प्लस E1 क्यों नहीं आया, माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि E1 उसके Q1 के कारण, माइनस Q के कारण E1 आया, प्लस Q के कारण जो E2 आया। तो टोटल अगर निकालेंगे तो E1 प्लस E2 होना चाहिए, लेकिन हमने क्या लिखा है, यहाँ पे हमने लिखा है E2 माइनस का E1। वो इस वजह से लिखा है क्योंकि ये एक सदिश राशि है। ये कैसी राशि है, सदिश राशि है। ऐसे है यहाँ पे माइनस इधर, एक E1 इधर आ रहा है और E2 इधर जा रहा है। E1 की दिशा इधर है और E2 की दिशा किधर है, इधर है। तो यहाँ पे जब सदिश राशि है तो एक आवेश इधर है और एक आवेश इधर है। या ऐसे मान लेंगे जैसे बल किसी वस्तु पर लगता है, अगर 15 न्यूटन का इधर लग रहा है बल, कोई
चीज जो है 15 न्यूटन से इधर खींचे और इस पर इधर 10 न्यूटन से खींचे, ठीक है, तो इस पर लगने वाला परिणामी बल क्या हो जाएगा, इस पर लगने वाला परिणामी बल कितना हो जाएगा 15 माइनस 10, यानी कि जो 10 न्यूटन का बल इधर लग रहा है वो उसके 15 न्यूटन में से माइनस हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे E1 इधर लग रहा है, E2 इधर लग रहा है, तो यहाँ पे जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो क्या हो जाएगी E2 माइनस का E1, क्योंकि E1 जो है उसमें से कुछ ना कुछ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या कर देगी, माइनस कर देगी। अब यहाँ पे हमने E2 माइनस E1 क्यों किया है और E1 माइनस E2 क्यों किया, मतलब क्यों नहीं किया है, E1 माइनस E2 क्यों नहीं किया है, वो इस वजह से नहीं किया है क्योंकि हमेशा जो है अधिक में से कम घटाया जाएगा। बल अगर इधर 15 न्यूटन का है और इधर 10 न्यूटन का है, 10 में से 15 नहीं घटाया जाएगा, हमेशा अधिक वाले में से कम घटाया जाएगा। 15 में से कितना घटाया जाएगा, 10 घटाया जाएगा। वैसे E2 का मान अधिक है और E1 का मान कैसा है, कम है, इस वजह से जो भी परिणामी वैद्युत क्षेत्र आएगा वो E बराबर क्या रहा है, E2 माइनस का E1। पता कैसे लगा यहाँ पे E2 का मान अधिक है और E1 का मान कम है, क्योंकि यहाँ पे R प्लस L का भाग दिया जा रहा है और यहाँ पे R माइनस L का भाग दिया जा रहा है, यानी कि R माइनस L कम है, कम का भाग देंगे तो मान ज्यादा आएगा, R प्लस L अधिक है, अधिक का भाग देंगे तो मान कैसा आएगा, कम आएगा। तो E1 का मान कम है, E2 का मान कैसा है, अधिक है। तो जो भी हम परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा यहाँ पे E बराबर E2 माइनस का E1। अब समीकरण 1 और 2 से मान रख देंगे, समीकरण 1 और 2 से क्या रख देंगे, मान रख देंगे। किसके मान रखेंगे हम, E1 और E2 के मान रखेंगे। हमारे पास जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र आया है वो परिणामी वैद्युत क्षेत्र कितना आया है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र E बराबर आया है E2 माइनस का E1। इस E2 माइनस E1 जो भी आया है इसमें हमें बस E1 और E2 के क्या रखने हैं, मान रखने हैं और इसको हल करके लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे E बराबर लिखेंगे, समीकरण 2 से E2 का जो मान आया है वो आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, और क्या है Q अपॉन है R माइनस L, Q अपॉन R माइनस L और R माइनस L का स्क्वायर, माइनस E1 का मान रखेंगे, E1 का मान आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, और यहाँ पे आया R प्लस L का स्क्वायर, किसका स्क्वायर आया, R प्लस L का स्क्वायर। तो ये हमने मान रख दिए, ये किसके किसके मान रख दिए हमने मान रख दिए हैं E1 और E2 के मान, किसके रखे हैं, E1 और E2 के। अब इसमें से जो कॉमन मिल रहा है, इन दोनों चीजों में से जो चीज हमें कॉमन मिल रही है वो बाहर ले लेंगे, बाकी सब चीजें जो है अंदर लिख देंगे। तो यहाँ पे जब देखेंगे तो E बराबर यहाँ पे मिल रहा है कॉमन दोनों में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, दोनों में क्या चीज कॉमन मिल रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q कॉमन है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1/R माइनस L का स्क्वायर, 1/, क्या बचेगा 1/ बचेगा यहाँ पे R माइनस L का स्क्वायर, माइनस का साइन लगाएंगे यहाँ पे 1/, क्या बचेगा R प्लस L का स्क्वायर, R प्लस L का होल स्क्वायर, ये बचेगा। इस भिन्न को हल करना है, R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर, इनका एलसीएम लेंगे, जब इनका एलसीएम लेंगे तो इनका आपस में गुणा हो जाएगा, इनका आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो यहां से जब इसका एलसीएम लेके हल करेंगे हम, तो यहाँ पे जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, देखेंगे यहाँ पे जो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे E बराबर कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, ऐसे ही लिख देंगे, या ये वाली चीज जो है नई लाइन लिख देंगे यहाँ पे, ये इधर लिख देंगे यहाँ पे। अगर यहाँ पे लिखेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, ये ऐसे ही लिखा है। इसका जब एलसीएम लेंगे R प्लस L का होल स्क्वायर, R माइनस L का होल स्क्वायर, तो इनका आपस में गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर और इंटू क्या हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। अब जब भिन्न हल करते हैं तो इधर वाले का इधर गुणा हो जाएगा, इधर वाले का इधर गुणा हो जाएगा। तो R प्लस L का 1 में गुणा करेंगे तो R प्लस L का अगर हम 1 में गुणा करेंगे तो R प्लस L ही आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर, इसका 1 में गुणा कर दिया है, माइनस का साइन ये वाला लगा है, इसका इसमें इस वाले 1 में गुणा कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर, ठीक है। इस वाली चीज को हल कर देना है, यहाँ पे हमें R प्लस L का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाना है, A प्लस B का होल स्क्वायर, और यहाँ पे A माइनस B का होल स्क्वायर लगाना है, तो A प्लस B का होल स्क्वायर हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, और यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस का 2AB। यहाँ से यही चीज लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा E बराबर कितना आएगा, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या है Q, यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा R स्क्वायर
प्लस का हो जाएगा एल स्क्वायर, प्लस का हो जाएगा 2RL, माइनस का साइन यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर, प्लस का हो जाएगा एल स्क्वायर, माइनस का हो जाएगा यहाँ पे 2RL, ये हो जाएगा। इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर हम एक साथ लिख देंगे, दोनों का जो स्क्वायर लिखेंगे वो हम एक साथ लिख देंगे, दोनों का ही स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर एक साथ लिख देंगे, यहाँ पे आर माइनस एल और इंटू क्या लिख देंगे आर प्लस एल, इस पे भी स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर है, तो इन दोनों का जो स्क्वायर हम लिखेंगे वो एक साथ लिख देंगे, इन दोनों का जो हम स्क्वायर लिखेंगे वो कैसे लिख देंगे, एक साथ में लिख देंगे। यहाँ पे जो स्क्वायर हम लिखेंगे इन दोनों का वो हम एक साथ लिख देंगे ऐसे स्क्वायर, ठीक है, दोनों पे स्क्वायर हमने एक साथ लिख दिया। अब हमें करना क्या है इस वाले में, हमें बस इतना करना है कि इस माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस वाली चीजें प्लस हो जाएंगी और प्लस वाली चीजें किसकी हो जाएंगी, माइनस की। तो यहाँ पे यही लिख देंगे ई बराबर जो चीज बाहर लिखी है ब्रैकेट की वो वैसे ही लिख देंगे 1/4 इंटू क्या लिखा है क्यू, और यहाँ पे क्या बचेगा, ये जो चीज है ऐसे लिख देंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, प्लस का यहाँ पे लिखा है 2RL, माइनस का हो जाएगा ये आर स्क्वायर, ये एल स्क्वायर भी किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 2RL है, ये प्लस का 2RL हो जाएगा, और अपॉन में यहाँ पे क्या लिख देंगे, ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा ये आर स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, और आर स्क्वायर प्लस एल आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की घात कितना है 2 है, तो ये हो जाएगा। ठीक, इस वाली चीज में जो चीजें कटेंगी वो काट देंगे, जो भी चीजें इसमें कटेंगी वो क्या करेंगे काट देंगे, आर स्क्वायर ये प्लस का है, आर स्क्वायर ये माइनस से कट जाएगा, एल स्क्वायर ये प्लस का है, एल स्क्वायर ये माइनस से कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2RL कितने RL हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में हो जाएगा 4RL, और अपान में बचेगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, अपान में क्या बचेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये बचा है, यही चीज यहाँ पे लिख देंगे, कितना आएगा यहाँ पे, ये बचेगा ई बराबर कितना लिखा था, ई बराबर ये लिखा था 1/4 पाई और इंटू क्या लिखा था क्यू, ऊपर बचा था 2RL प्लस 2RL, तो कितने RL हो जाएगा यहाँ पे 2RL प्लस 2RL बराबर क्या हो जाएगा 4RL, अपॉन में बचा था आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये ऐसे लिख देंगे, यहाँ पे ये लिख दिया है। ये चीज लिखने के बाद यहाँ पे हमें मालूम है कि जो आर का मान है, इसमें जो है आर का जो मान है वो एल से बहुत अधिक है, आर का जो मान है वो एल से कैसा है बहुत अधिक है, कैसे पता लगेगा, क्योंकि ये है एल, एल कितना है इतना है एल, और आर जो है ये इतना है, समझ में आया, तो आर का मान जो है वो एल से बहुत अधिक है, जब आर का मान एल से बहुत अधिक है तो आर स्क्वायर का मान जो है एल स्क्वायर से उससे भी ज्यादा अधिक हो जाएगा, और भी अधिक हो जाएगा, और भी अधिक हो जाएगा। तो इस स्थिति में जो बहुत सूक्ष्म चीजें होती हैं उन्हें नगण्य मानकर छोड़ दिया जाता है, उन्हें नगण्य मानकर क्या कर दिया जाता है छोड़ दिया जाता है, अगर वे जोड़ और क्या नाम घटाने में है, प्लस या माइनस में है, तो जो भी सूक्ष्म चीजें होंगी उन्हें नगण्य मानकर क्या कर दिया जाता है छोड़ दिया जाता है। तो यही चीज यहाँ पे लिखेंगे कि जो आर है, क्या चीज है हमारे पास आर, इस आर का जो मान है, आर का जो मान है वो अधिक है एल से, आर का मान जो है वो एल से कैसा है अधिक है, तब आर स्क्वायर जो है वो बहुत अधिक हो जाएगा, आर स्क्वायर जो है वो एल स्क्वायर से बहुत अधिक हो जाएगा, आर स्क्वायर एल स्क्वायर से कैसा हो जाएगा बहुत अधिक हो जाएगा। इस स्थिति में एल स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ दिया जाएगा। ये सिर्फ कंडीशन किसमें है, सिर्फ या तो जोड़ में हो या घटाने में, 1000 में अगर 0.1 घटाएंगे या 0.1 जोड़ेंगे वो नगण्य नहीं माना जाएगा, समझ में आया, वही कंडीशन है यहाँ पे कि जो आर स्क्वायर है वो एल स्क्वायर की अपेक्षा बहुत अधिक है, यानी एल स्क्वायर का मान जो है बहुत नगण्य है, तो इसे नगण्य मानकर क्या कर दिया जाएगा छोड़ दिया जाएगा। तो यही लिख देंगे अतः एल स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ दिया जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे अतः एल स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, इसे नगण्य मानकर छोड़ दिया जाएगा, तब ई बराबर क्या बचेगा,
तब E बराबर हो जाएगा यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बचेगा, और इंटू क्या बचेगा यहाँ पे Q, और यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे 4RL, तो ये 4RL लिख देंगे। अपॉन में क्या बचेगा, ये एल स्क्वायर हट जाएगा, आर स्क्वायर की पावर 2 बचेगा, आर स्क्वायर की पावर 2, इसका मतलब आर की पावर कितना हो जाएगा टोटल 4, आर की पावर कितना हो जाएगा टोटल 4। आर की पावर ऊपर है 1 और नीचे है 4, तो यहां से ये कट जाएगा, यहाँ पे आर की पावर कितना बचेगा 3, आर की पावर कितना बचेगा यहाँ पे, आर की पावर बचेगा यहाँ पे 3। तो E बराबर कितना बचेगा, E बराबर बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बचेगा, और क्या बचेगा 4L बचेगा ऊपर, कितने L बचेगा 4L, जो 4L है उसको हम लिख देंगे 2 इंटू 2L, 4L को हमने क्या लिख दिया 2 इंटू 2L, क्यों लिख दिया है, क्योंकि Q इंटू 2L जो है वो बराबर हो जाएगा P के, Q इंटू 2L जो है वो किसके बराबर हो जाएगा P के, और अपॉन में क्या बचेगा, अपॉन में यहाँ पे बचेगा R की पावर 3, यही ब्रैकेट में लिख देंगे, जो Q इंटू 2L ऊपर बचा है वो Q इंटू 2L बराबर किसके है P के, तो E बराबर यहाँ पे यही हो जाएगा, E बराबर कितना बचेगा, E बराबर बचेगा यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L बराबर हो जाएगा P के, और 2 और बचा है तो ऊपर कितना बचेगा, ऊपर बचेगा 2P, और अपॉन में क्या बचेगा RQ, ऊपर बचेगा 2P और अपॉन क्या बचेगा RQ। ये आया वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।